फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर है, जो न्यू एलिमेंट्स इन्वेंशन हुए आफ्टर द Mendeleev मोस्टली whatever the periodic table has been predicted, the elements beyond the uranium are not found in nature. They are artificially prepared and named after the person or place of discovery. In recent years, conflicts have arisen between the scientists on the nomenclature of the artificially prepared elements. To avoid such anomalies, the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) in 1997 and 98 has recommended the name and symbol of new elements having atomic number beyond 103. क्या हुआ जब मेंडलीव साहब भविष्यवाणी करके गए थे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिनका उन्होंने अन ट्रायम, अन क्वांटा, अन पेंटियम, इस तरह से उन्होंने नामांकन किया था। तो बाद में फिर इसके लिए कंट्राडिक्शन स्टार्ट हो गई और जहाँ से जो भी एलिमेंट्स की उत्पत्ति हुई या जिस साइंटिस्ट ने किया तो उस आधार पर उसका नामांकन कर दिया गया। मतलब या तो पर्सन का नाम या फिर जिस प्लेस पे डिस्कवर हुआ है उस प्लेस का नाम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 103 के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे 104 का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम रदरफोर्डियम रखा गया। रदरफोर्ड साहब ने इन्वेंशन किया था। एटॉमिक नंबर 104, एटॉमिक मास 261। डबनियम 105, एटॉमिक नंबर 262, मास नंबर। सियाबोर्जियम, बोहरियम, हैसियम, मिथनेरियम, डार्मस्टेरियम, रोंजेंटीनियम। तो इस तरह से जो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनका नाम IUPAC ने 1997-98 के बीच में उन्होंने जो सेमिनार में जो नामांकन किया वही नामांकन उनका ऑल ओवर द वर्ल्ड में All these synthetic elements created via nuclear bombardment, ये जितने भी एलिमेंट्स का आविष्कार हुआ, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जब न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट किया गया उसके बाद इसका आविष्कार हुआ। Few atoms of these elements have been made and their properties are very poorly understood. बहुत सारे ऐसे, क्योंकि साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में काफ़ी आज से नहीं 19th सेंचुरी मतलब 1832 से लेकर के अभी तक ये लोग लगे हुए हैं कि जो भी जगह खाली है पीरियोडिक टेबल में किसी तरह से आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बना करके उस एलिमेंट का इन्वेंशन किया जाए, डिस्कवर किया जाए और उसे उस प्लेस पे एकोमोडेट किया जाए। तो ये सारे एलिमेंट्स का डिस्कवर अभी भी जारी है। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक बेसिस फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि आखिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक किस तरह से ये अपना प्रादुर्भाव रखता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ द वेरियस एनर्जी लेवल। ऑन इंस्पेक्शन it can be seen that a new period begins with the first electron occupies a new energy cell that is called principal quantum number। हम सब जानते हैं जब 1s2 भर जाता है तो 2s1 मतलब एक नया सेल मिलता है, एक नया इलेक्ट्रॉन मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। It can be seen that a new period begins with the first electron occupies in a new energy cell। Thus each new period begins with an element whose outermost cell configuration is ns1। फर्स्ट ग्रुप के हर एक एलिमेंट का outermost electronic configuration ns1 है। A period terminates when s and p orbitals are fully occupied, that is the configuration is ns2 and p6। This however is not true for the first period as n is equal to 1। there is no p orbital exist। हम लोग कहते हैं कि ऑक्टेट रहना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड में किस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फर्स्ट पीरियड में तो ns1 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर ns2 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच
period is equal to the number of electrons that are required to fill up the variation orbitals or various orbitals of a particular n value. This may be illustrated as follows. याद रखना बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जितने पीरियड में एलिमेंट्स है उतना ही उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा. मतलब ये देखते होंगे आप, फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवन्थ में 32. तो बस उस पीरियड में उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पर्टिकुलर n वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट होते जाते हैं. फॉर द फर्स्ट पीरियड n इज इक्वल टू 1 एंड द अदर कन्फिग्रेशन फॉर हाइड्रोजन द फर्स्ट एलिमेंट इज 1s1. सिंस इन दिस लेवल one more electron could be accommodated before the higher quantum shell. आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन उसमें अकोमोडेट कर सकता था सेकेंड क्वांटम शेल जाने से पहले. So we can have one more electron in this period having the configuration 1s2, and that is the configuration of this element is helium. The second period starts with the electrons entering the second energy level, that is n is equal to 2. Since there are only 4 orbitals, 1s and 3p, to be filled with, which can accommodate 8 electrons, 2 in s and 6 in p. The second period accommodates 8 elements: lithium 2s1, 2 neon 2s2, 2p6. In the third period, the electron starts entering the third energy level, n is equal to 3. Of the 9 orbitals of this energy level, 1s, 3p and 5d. The 5d orbitals have higher energy than 4s orbital, and hence only 4 orbitals 1s and 3p can be filled. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें, सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करें, थर्ड एनर्जी लेवल की बात करें, जो भी एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में आपने देखा maximum 2 electrons can accommodate in 1s orientation, 1s1 and 1s2. इसीलिए फर्स्ट पीरियड में 2 electrons, 2 elements, 1s1 हाइड्रोजन का और 1s2 हीलियम. सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करते हैं, 2s ऑर्बिटल में और 6p ऑर्बिटल में, 2s1, 2s2 s ऑर्बिटल में, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 p ऑर्बिटल में. उसी तरह से थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट में तो वैसे 3s, 3p, 3d, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन. लेकिन 4s की एनर्जी लेवल 3d से कम है, जिस कारण से थर्ड ऑर्बिटल में सबसे पहले 3s और 3p भरता है, उसके बाद वो फोर्थ ऑर्बिटल 4s को भरने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. वही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. In the third period, the electrons start entering the third energy level, n is equal to 3. Of the 9 orbitals of the energy level 1s, 3p and 5d, the 5d orbitals have a higher energy than 4s orbital, and hence only 4 orbital 1s and 3p 1s and 3p corresponds to n is equal to 3 or 4. Consequently, there are only 8 elements in this period. Sodium 3s1 to argon 3s2, 3p6. In the fourth period, n is equal to 4. The 4d and 4f orbitals are higher energy orbitals. According to the above order, 3d, 4s and 4p orbitals are to be filled up. Thus, there are 9 orbitals to be filled up and 18 elements in this fourth period. कोई पूछेगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ? तो अफबाव के रूल के अकॉर्डिंगली अफबाव ने कहा था जब तक लोअर एनर्जी लेवल नहीं भरेगा तब तक हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं. तो जिस ऑर्बिटल का लोअर एनर्जी है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा. जिस तरह से आपने देखा 3d से लोअर एनर्जी है 4s का, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 4p में इलेक्ट्रॉन भरा. जबकि होना चाहिए था 4s, 4p, 4d और 4f, लेकिन ऐसा नहीं. क्यों? क्योंकि above orders 3d, 4s and 4p orbitals are to be filled up. Thus there are 9 orbitals to be filled up and 18 elements in the fourth period. The fifth period similarly begins
with an element of 5s1 configuration and to be consist of 18 elements corresponding to the filling up 5s, 4d and 5p orbitals. For the sixth period, n is equal to 6, we have 16 orbitals, 1 6s, 7 4f, 5 5d and 3 6p to be filled up, and thus 32 elements are present in sixth period. The seventh period, n is equal to 7, begins with 7s1 configuration and can accommodate 32 elements. However, at present there are only 23 elements in the seventh period. But you may have seen in the modern periodic table, now the periodic table which you are buying, in which all the 32 elements are present, right? So here you can see the number of elements in each period. First period, number of elements 2, second period, number of elements 8, third period 8, fourth period 18, fifth period 18, sixth period 32 and seventh period. Now in the modern periodic table you will see 32, but earlier it was only 23. Classification of elements based on s, p, d and f orbitals. किस आधार पर एलिमेंट्स को रखा गया पीरियोडिक टेबल में? A careful examination of the electronic configuration of the elements reveals that they may be divided into the 4 sections or 4 blocks in the long form of the periodic table. This division is on the basis of that whether the last electron goes to s, p, d or f orbital. Thus, the elements in the long form of the periodic table are divided into the s, p, d and f blocks. The figure which you have seen above shows how the elements in which s, p, d and f orbitals are being filled up are grouped naturally in the long form of the periodic table. For the purpose of this type of division of elements, we consider the orbital of the highest energy into which the last electron goes. This orbital may not be always belong to the outermost side. कहने का मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में ऑर्बिटल के अकॉर्डिंगली भी, वैसे तो पीरियोडिक फंक्शंस मतलब एटॉमिक नंबर का ही मेन सोर्स है और मेन स्रोत भी है, तो उसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल बना था। लेकिन जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया तो आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाते हैं। 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक, और लास्ट में जो दो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज है उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स, मतलब आप याद रखना अल्कली अर्थ मेटल्स ग्रुप 1 को कहा जाता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 को कहा जाता है। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सारे के सारे अल्कली अर्थ मेटल्स कहे जाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इरिडियम, इन सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये चारों के चारों ब्लॉक के साथ एक रिलेशन है, जिस कारण से उनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एकोमोडेट किया गया। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एकोमोडेट होता है, भरता है या पेनल्टी इमिट होता है, द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स belongs to s orbital or accommodate to s orbital is called s block element, and the elements whose last electrons accommodate in p orbital is called p block elements. The element whose last electron accommodate or penultimate into the d orbital is called d block elements, and the elements whose last electron penultimate into the f orbital is called f block elements. उसी आधार पर ये चारों ब्लॉक बनाया गया। आप देख सकते हैं s block elements, d block elements, p block elements और f block elements। चलिए शुरू करते हैं s block elements. These are the elements in which the electrons enters the s orbital of the outermost energy level. They have configuration of ns1 and ns2, where n represent the last energy level. The elements of group 1 hydrogen to francium, group 2 beryllium to radium and helium 0 belongs to this block,
since their valence cell configuration is ns1 and ns2 respectively. The elements of this block are collectively known as normal elements और representative elements. याद रखिएगा, S ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल या आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन NS1 या NS2 है, जहाँ पे N हमें एनर्जी लेवल, लास्ट एनर्जी लेवल के बारे में बताता है. अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें हाइड्रोजन से फ्रांशियम तक, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होगा. एज द एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 to 7s1 तक जाएगा. ठीक उसी प्रकार से अगर ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम से लेकर रेडियम तक, 2s2 से लेकर के 7s2 तक, ये सारे एलिमेंट्स NS1 NS2 कन्फिग्रेशंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके वैलेंस सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया, और ऐसे एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसको आप अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कह सकते हैं. अब आ जाइए p ब्लॉक एलिमेंट्स. In the atoms of these elements, the last electrons enters the p orbital of the ultimate outermost cell. In other words, in these elements, np orbital is being progressively full. s orbital के बाद कौन सा orbital भरा जाएगा? p orbital. Hence the name p block elements. In the atoms of these elements, the ns orbital is completely full, and hence the valence cell configuration of these elements varies from ns2 np1 to ns2 np6. यहाँ पे n दोनों का कॉमन है, इसलिए ns2 p1 ns2 p6, मतलब ns2 np1 to ns2 np6. The elements of group 13 boron to thorium, and group 14 carbon to lead, group 15 nitrogen to bismuth, group 16 oxygen to palladium, and group 17 fluorine to astatine, and group 18 neon to radon belongs to this block. The elements of this block like S block elements are also called normal elements or representative elements. ये दो S block और P block को normal elements, representative elements का. अगर हम बात करें D block elements, in these elements either in their atomic state or in any of their common oxidation state, the last electrons enter into the d orbital of the penultimate inner to ultimate shell, that is the last electron goes to n-1 d orbital, hence the name d block elements. The valence cell configuration of the most of these elements varies from n-1 d1 ns2 to n-1 d10 ns2. The elements of this group 3rd to 12 belongs to this block. These elements are located in the middle of the periodic table and consist of metals. Only d block elements are also called transition elements, since their properties are intermediate between the S block and P block. Therefore they are known as transition elements. कोई पूछे आपको कि क्यों D block को transition elements कहा जाता है? Transitions vary क्योंकि ये S और P block के बीच में है, ये सारे के सारे metals transitions होते हैं. इनका ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक है. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d1 से लेकर के n-1 d1 ns2 to n-1 d1 d10 ns2. ये सारे हमारे d ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसी तरह से f ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दीज एलिमेंट्स आइदर इन their atomic state or in any of their common oxidation state, the last electron goes to n-2 f orbital. In other words, in these elements n-2 f orbital is being progressively filled, hence the name f block elements. The valence cell electronic configuration of the atoms of these elements is represented as n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1, and ns2. These elements are located in the group 3rd B and have been given a separated place at the bottom of the periodic table. F block elements are also called inner transition elements and are classified into the two series 4f and 5f corresponding to the filling of 4f and 5f orbitals. तो इस तरह से आपने देखा कि 4f और 5f किस तरह से 3rd B ग्रुप में है वो सब, और उनको लास्ट में पीरियोडिक टेबल लास्ट में रखा गया. इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-2 f1 से लेकर 14 तक, n-1 d0 से 1 तक, और ns2 इनका इलेक्ट्रॉनिक.
तो इस तरह से ब्लॉक के आधार पर भी पीरियोडिक टेबल का आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, अब देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन classify elements into the four general types: the inert gas elements, that is the representative elements, the transition elements and the inner transition elements. सबसे पहले अब देखो गुणों के आधार पर भी इसको 4 डिवीजन में बांटा गया। सबसे पहला इनर्ट गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक। द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एलिमेंट इनटू द ग्रुप इज डिपेंडेंट on whether the particular orbitals s, p, d और f are complete or incomplete। वैसे तो आप अगर जनरली देखोगे तो हर एलिमेंट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका जिस ऑर्बिटल में जाता है उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गुण मैंने आपको बताया, ऐसे 4 गुणों के आधार पर इसको और डिवाइड किया गया है: इनर्ट गैस एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर्ट गैस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? विद एक्सेप्शन ऑफ हीलियम, हीलियम को छोड़कर 1s2 कन्फिग्रेशन को छोड़कर बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np6 होगा। ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय द कन्फिग्रेशन ns2 np6। दिस इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट्स, all of which are chemically inert because of the high stability associated with the complete s and p orbitals. Representative elements or non-transition elements. The members of this group of elements have their outer electron shell incomplete. Representative elements के outer shell जो होते हैं वो incomplete. Thus, any bottom with their outer electron configuration ns1 to ns2 to np6 belongs to this class. There will be total 44 members in this group in the above electronic arrangement is strictly followed. This includes the copper and zinc families. Some authors prefer to consider these latter 6 metals as transition elements because of their physical and chemical similarities with the transition metal. वैसे तो जनरली रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स में कॉपर और जिंक के फैमिली भी आ गए थे, लेकिन जब बाद में देखा गया कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, इसीलिए जब आप देखोगे तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है जिंक फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। याद रखना, the chemical behavior of the representative elements will be determined to a large extent by the tendency for those atoms to gain, lose or share electrons in such a manner as to attain the electronic configuration of the inert gas of next higher or lower atomic number or the so-called pseudo inert gas configuration. ये केमिकल बिहेवियर होने के बावजूद भी इनका जो टेंडेंसी था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनको अपने ऑर्बिटल में गेन, लूज या शेयर करना चाहिए, जो नहीं कर पाते, जिस कारण से इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अगर हम स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन n-1 s2 np6 and d10, many of the elements or metals and all the non-metals and metalloids constitute the group representative। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम जानते ही हैं, डी ब्लॉक n-1 d 1 to 10 to ns2, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, क्रोमियम और कॉपर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव देयर ओन आउटर प्रिंसिपल क्वांटम शेल इनकम्प्लीट एंड आर कैरेक्टराइज्ड specifically by their incomplete n-1 d orbitals because of the extra stability which is associated with the empty, half-filled and filled subshells. There are some apparent anomalies in electronic arrangement in the transition series. This is illustrated by the chromium and copper configuration in the first transition series. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं पूरे डी ब्लॉक की अगर बात करूं तो जिनमें एक्सेप्शंस हैं, जिसमें पहला ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम और कॉपर को लिया गया है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस की तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d5 4s1 होता है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। ठीक उसी प्रकार से कॉपर की अगर हम बात करें तो उसका एक्सपेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक
there are 4 transition series corresponding to unfilled 3d, 4d, 5d and 6d orbitals. This series begins with the group third A, not third A, third B, लेकिन इसको जनरली ग्रुप थर्ड यहाँ पे गलत दिया है, थर्ड बी. एलिमेंट्स स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, एंड द फर्स्ट 3 series end by the definitions with nickel, palladium and platinum respectively. These elements show striking similarities to each other, particular in the physical properties. The oxidation state are numerous compounds are highly colored and coordination compounds are stable and large numbers are known. ये था ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज. अब आ जाइए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. By the definitions of these elements are transition series elements, but they have an additional feature in their electronic configuration, that is the outer 3 principal quantum levels are incomplete due to the incomplete n-2f orbitals. In general, configuration for this class may be given as n-2f 1 to 14, n-2, n-1 d 0 to 1, ns2, np 1 to 6. The empty, half-filled and filled sublevel stability rule is valid here also, and indeed this is invoked to explain the oxidation states other than 3 among the lanthanides. An important feature of these elements is the similarity in chemical and physical properties which they exhibit. The first series 4f begins with cesium atomic number 58 and ends at lutetium 71, and the second inner transition series exists in the 5f orbital are being occupied. This series starts with thorium atomic number 90 and ends with lawrencium atomic number 103. So these was our inner transition elements. Now in the next video we will discuss about the modern trends in periodic table based on chemical reactivities of elements. क्या क्या गुण हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हाइड्राइड्स के क्या गुण हैं, ऑक्साइड्स के क्या गुण हैं, हैलाइड्स के क्या गुण हैं, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सा एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स के क्या गुण हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज जो मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट को किस आधार पर बांटा गया है, मतलब जो हमने देखा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनर्ट एलिमेंट्स, इनर्ट गैस एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है कि किस तरह से एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है और किस आधार पर इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में रखा गया. इन सारी चीज़ों को आज हमने पढ़ा और मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ते हो इस चीज़ को कंसेप्चुअल समझो, कंसेप्ट के साथ समझो, नोटबुक में लिखो, प्रैक्टिस करो, और अगर एक बार समझ में आ गई तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो लाइफ टाइम आप नहीं भूल पाओगे कि क्यों पीरियोडिक टेबल में अभी तक कितने ही एलिमेंट्स हैं. जब इसको आप कोरिलेट करोगे वर्ल्ड से, व्हाई ओनली टिल येट few solar systems has been found, where are the scientists, what they are doing. When you begins with all these questions, you will be able to understand and become the master of this periodicity, as the Mosley and the Lothar Meyer Saab had told. Atomic functions, that is the atomic periodicity, atomic number, atomic functions, periodic functions. किसी भी एक चीज़ को आधार मानकर आप उसके बेस पर सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, बट जब तक आपके अंदर में कंसेप्ट नहीं होंगे कैसे होता है, क्यों होता है, तब तक आप कुछ. आज के लिए दोस्तों इतना ही. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ध्यान से पढ़ें. मेरा एक ही विश्वास है कि आप सब ध्यान से पढ़ें.